हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि प्रोफेसर मिशेल डेनिनो, दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार को या तो भारतीय न्यायपालिका के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है या उन्होंने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों को इन तीनों से संबंध तोड़ लेना चाहिए। उन्हें ऐसे किसी भी सेवा में नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए जिसमें सरकारी पैसे से पेमेंट होता हो। उन्हें आगे सिलेबस बनाने के काम में भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार वाले चैप्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्सपर्ट की निगरानी में यह चैप्टर तीसरी बार नए तरीके से लिखने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस चैप्टर को लिखने वाले तीनों प्रोफेसर्स को अयोग्य बताते हुए निर्देश दिया है कि सरकार इन्हें कोई भी सरकारी काम ना दे, उन्हें किसी भी सिलेबस को तैयार करने के काम में ना लगाया जाए। तीनों प्रोफेसर का नाम है मिशेल डेनिनो, जो फ्रेंच मूल के हैं। इसके अलावा दो और नाम है, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार। तीनों में आलोक प्रसन्ना कुमार का बैकग्राउंड लीगल से जुड़ा हुआ है। ये तीनों प्रोफेसर एनसीईआरटी की किताब तैयार कराने वाली टीम टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम का हिस्सा है। इनके तैयार किए चैप्टर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने इसे सीधी सोची समझी साजिश बता दी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है इससे कैसे निपटना है, मैं खुद इस केस को हैंडल करूंगा। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत से बताते हैं। एनसीईआरटी के बारे में तो आप जानते ही हैं। एनसीईआरटी की एक टीम है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम, जो लगातार पाठ्य पुस्तक के डेवलपमेंट का काम में लगी रहती है। इनका लिखा कंटेंट एक दूसरी कमिटी NSTC नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी रिव्यू करती है। यही कमेटी तय करती है कि अब सिलेबस में कौन से नए चैप्टर जोड़ने हैं, कौन से हटाए जाने हैं और जो नए जोड़ने हैं उसका कंटेंट ठीक है या नहीं। NSTC कमेटी में कई प्रमुख चेहरे हैं, जैसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, इन्फोसिस फाउंडेशन की फाउंडर सुधा मूर्ति, म्यूजिक कंपोजर सिंगर शंकर महादेवन, भारतीय भाषा समिति के चेयरपर्सन चामू कृष्ण शास्त्री, पूर्व नेशनल बैडमिंटन कोच यू विमल कुमार और मिशेल डेनिनो, वही डेनिनो जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश जारी हुए हैं। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए सोशल साइंस की नई किताब बनाई थी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जिसे एकेडमिक सेशन 2026-27 में पढ़ाया जाना था। जुलाई 2025 में इसका पहला पार्ट जारी किया गया था और फिर 23 फरवरी 2026 को इसका दूसरा पार्ट जारी किया गया, लेकिन इसे लेकर विवाद हो गया। किताब के दूसरे पार्ट में एक चैप्टर है, द रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर सोसाइटी। इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक जोड़ा गया, करप्शन इन द जुडिशरी। इसमें बताया गया कि जुडिशियल सिस्टम के सामने भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग केस और जजों की भारी कमी बहुत बड़ी चुनौती है। जजों के व्यवहार को लेकर भी लिखा गया कि जज आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनका आचरण कैसा रहेगा ये भी तय करता है। इस चैप्टर में आगे CPGRAMS सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में भी लिखा हुआ है। किताब के मुताबिक CPGRAMS सिस्टम के जरिए साल 2017 से 2021 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है कि पार्लियामेंट इंपीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है। ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है। इस दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। इस चैप्टर में यह भी लिखा है कि लोग जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। यह भी बताया है कि राज्य और केंद्र ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और करप्शन के मामले के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना शामिल है। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है जिसका टाइटल है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ मिलने में देरी इंसाफ ना मिलने जैसा है। इस पैराग्राफ में देश के कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस की डिटेल दी गई है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 4,70,00,000 केस पेंडिंग है। किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई का भी जिक्र किया गया है। ये कि जुलाई 2025 में जस्टिस गवई ने कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है।
इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। लाइव ब्लॉग रिपोर्ट के मुताबिक किताब के इस चैप्टर को लेकर दो बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सामने चिंता जता चुके थे। किताब के कंटेंट को न्यायपालिका को बदनाम करने वाला बताया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। 25 फरवरी 2026 को इस मामले में पहली बार सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को इस चैप्टर को छापने के लिए जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच को बताया कि 8वीं कक्षा के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ये निंदनीय है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और दूसरे संस्थानों में भ्रष्टाचार है ही नहीं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई करते हुए कहा कि दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक सोची समझी और गहरी साजिश लगती है। मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत किताब से इस चैप्टर को हटाने के आदेश दिए। साथ ही यह भी कहा कि जहां जहां इस किताब की डिजिटल कॉपीज मौजूद है उसे भी हटाया जाए। एनसीईआरटी ने ऐसा ही किया। 27 फरवरी को बाकायदा एक मीडिया सर्कुलर जारी कर सभी पब्लिकेशंस को इस किताब को या इससे रिलेटेड सारे मटेरियल एनसीईआरटी को लौटाने के निर्देश जारी किए। साथ ही कंटेंट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने को भी कहा। और फिर 10 मार्च को बाकायदा एक लेटर जारी कर एनसीईआरटी ने माफी मांगी। लिखा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सदस्य इसके लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। पूरी किताब को वापस मंगा लिया गया और अब ये सार्वजनिक तौर पर कहीं उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया, जिसमें बताया गया कि विवादित चैप्टर वाली सारी किताबें वापस मंगा ली गई है। साथ ही उन्हें संशोधित रूप से दोबारा लिख लिया गया है। इसे अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शामिल करने की योजना है। एनसीईआरटी के इस कदम से सुप्रीम कोर्ट और भड़क गया। 11 मार्च को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने हलफनामे पर सुनवाई करते हुए कहा कि संशोधित अध्याय को एनसीईआरटी की किताब में तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कानून से जुड़े विशेषज्ञों की समिति ने इसकी समीक्षा न हो जाए। इस चैप्टर को फिर से लिखने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत है। इसमें एक रिटायर्ड जज, एक प्रैक्टिसिंग वकील और एक वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल हो। साथ ही कोर्ट ने इस समिति को सटीक और सही जानकारी लिखने के लिए भोपाल के नेशनल लॉ एकेडमी से भी सहायता लेने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों प्रोफेसर के खिलाफ भी सख्त आदेश दिए हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा था। एनसीईआरटी निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी के हलफनामे से ये सामने आया है कि विवादित अध्याय प्रोफेसर मिशेल डेनिनो की निगरानी में तैयार किया गया था। उनके साथ इसमें सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार भी शामिल थे। कोर्ट ने तीनों प्रोफेसरों को अयोग्य बताते हुए अपने आदेश में कहा है कि इन व्यक्तियों को भारतीय न्यायपालिका के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है या उन्होंने जानबूझकर फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश किया, जिससे 8वीं क्लास के छात्रों के सामने न्यायपालिका की नकारात्मक छवि बनी। अगर इन तीनों लोगों में से किसी को कभी किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया जाए तो क्या होगा? हजारों छात्र इससे प्रभावित होंगे। जिन लोगों के पास भारतीय न्यायपालिका का ठीक से ज्ञान नहीं है या जो फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश करते हैं, ऐसे लोगों को अगली पीढ़ी के लिए सिलेबस तैयार करने का काम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आरोपी व्यक्ति अपना जवाब दाखिल करने के बाद आदेश में संशोधन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस पूरे मामले में एक सवाल और उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लेखकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की है? लेखकों ने तो लिख भर दिया, उसके बाद प्रोटोकॉल के तहत नया चैप्टर स्क्रूटनी के लिए एनएसटीसी, नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी के पास जाता है, वही रिव्यू करती है। तो इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनसीईआरटी निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है उसमें बताया है कि नया चैप्टर प्रोफेसर मिशेल डेनिनो की अध्यक्षता में टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार शामिल थे। इस चैप्टर की जांच के लिए इसे 19 सदस्यों वाली एनएसटीसी कमेटी के सामने पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ कुछ सदस्यों के बीच डिजिटली सर्कुलेट कर दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों प्रोफेसर के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं। जाते आते आपको इन तीनों प्रोफेसरों के बारे में बता देते हैं कि ये कौन है।
पहले तो हैं प्रोफेसर मिशेल डेनिनो। डेनिनो फ्रेंच मूल के हैं। 1970 में फ्रांस में जन्मे श्री अरबिंदो और भारतीय सभ्यता से इंस्पायर होकर भारत आ गए। डेनिनो आईआईटी गांधीनगर में गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुके हैं। अभी एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम से जुड़े करिकुलम एरिया ग्रुप के चेयरमैन है। साथ ही एनएसटीसी कमेटी के भी सदस्य हैं। डेनिनो उन लोगों में शामिल हैं जो भारतीयों के आर्यन रेज होने को नकारते हैं। उन्होंने भारतीय सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़े विषयों पर कई लेक्चर दिए हैं। 2010 में मिशेल ने आईआईटी कानपुर में भी इसी विषय पर लेक्चर की पूरी एक सीरीज दी थी। उनकी किताबों और विचारों में यह भी तर्क मिलता है कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी प्रोफेसर है सुपर्णा दिवाकर। सुपर्णा एनसीईआरटी में सामाजिक विज्ञान की किताबों से जुड़ी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम का हिस्सा थी। जो 8वीं की किताब वापस ले ली गई है, उसमें सुपर्णा को एजुकेटर, डेवलपमेंट सेक्टर की जानकार और एनएसटीसी में मुख्य सलाहकार के तौर पर बताया गया है। एनसीईआरटी की वेबसाइट में सुपर्णा के बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें डेवलपमेंट सेक्टर में दशकों का अनुभव है। साथ ही बताया है कि सुपर्णा ने एजुकेशन से संबंधित कई प्रोजेक्ट में काम किया है। सुपर्णा ने आदित्य चेतना नाम के एक गैर संस्कारी संगठन में भी काम किया है, जिसकी शुरुआत बीजेपी नेता अनंत कुमार ने की थी। तीसरे प्रोफेसर हैं आलोक प्रसन्ना कुमार। तीनों प्रोफेसरों में इकलौते लीगल बैकग्राउंड के लेखक। 2008 में आलोक ने नालसार लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। वो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीज के को फाउंडर रह चुके हैं। एनसीईआरटी ज्वाइन करने से पहले आलोक ने इस पद से इस्तीफा दिया था। आलोक न्यायपालिका की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। 2022 में ईपीडब्ल्यू में अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि हमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्त किए हुए जजों की जरूरत है। 2025 में ईपीडब्ल्यू के एक और आर्टिकल में उन्होंने उमर खालिद के बार बार रिजेक्ट हो रहे बेल को लेकर आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि केस के लंबे खींचने और आरोपी के जेल में ही रहने से आरोपी के लिए फायदे का सौदा बन जाता है। इन तीनों प्रोफेसर से अब एनसीईआरटी ने पल्ला झाड़ लिया है। एनसीईआरटी ने हलफनामे में दावा किया है कि उन्होंने इन तीनों प्रोफेसर्स को उनके पद से हटा दिया है। तो ये था जुडिशियल सिस्टम को करप्शन पर लिखे चैप्टर का पूरा कोर्ट रूम ड्रामा। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।